CUET PG के PYQ सॉल्व कर रहे हैं डेली रेगुलरली। आज हम पॉलिटिकल थ्योरी के करेंगे। 2024 के हमने कर लिए थे, आज हम 2023 के करेंगे। 12 क्वेश्चंस आए थे 2023 का पॉलिटिकल थ्योरी का पार्ट। बहुत स्टूडेंट्स को टफ लगता है। मैं कोशिश करूंगा आपको ये सारी चीज़ें प्लेन और सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कि आपके लिए आसानी हो जाए। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन सॉल्व करें आप CUET PG पॉलिटिकल साइंस के हमारे कोर्स में एनरोल भी कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रखा है। इसी के साथ इन केस आप CUET PG पॉलिटिकल साइंस के लिए डिस्काउंटेड पैक देख रहे हैं जिसमें आपको कोर्स भी मिल जाए, ई बुक्स भी मिल जाए, टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाए, ऐसी सारी चीज़ें मिल जाए, वो भी डिस्काउंटेड में, तो महाबचत पैक भी आप देख सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पूछा गया है रॉबर्ट नॉजिक के बारे में 2 स्टेटमेंट दी गई है, असर्शन और रीज़न की, और आपने बताना है कौन सी करेक्ट है। दोनों ही अपने आप में ठीक है और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है, क्योंकि रॉबर्ट नॉजिक ने नेगेटिव लिबर्टी की बात की, यस की है। अब नेगेटिव लिबर्टी की बात की है तो क्या कहते हैं, तो वो रीज़न में एक्सप्लेन कर रखा है कि रॉबर्ट नॉजिक कहते हैं कि लिबर्टी को प्राइमरी थ्रेट जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि किसी पर अपनी कोई बात थोप देना बिना उसके सहमति से, तो ये कहते हैं उसकी लिबर्टी को एक थ्रेट हो सकता है। ये नेगेटिव लिबर्टी की ही बात कर रहे हैं। अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 1974 में उनकी बुक पब्लिश होती है, जिसमें वो ऐसी चीज़ों की बात करते हैं, लिबर्टी की बात करते हैं, नेगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर देना था हमने। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी को हम किस नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर है ह्यूमनिस्ट और शैलो इकोलॉजी भी कहते हैं। तो ये जो इकोलॉजी की ब्रांच है, रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी, शैलो इकोलॉजी, ये इस चीज़ की बात करते हैं कि एग्जिस्टिंग सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में जो एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना चाहिए। ये नहीं कहते कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम को बदल के रख देना चाहिए। तो ये इसलिए शैलो इकोलॉजी कहलाती है। बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन या रेवोल्यूशन ऐसी चीज़ों की बात नहीं करती है, एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर ही काम करना चाहती है। वहीं दूसरी ओर अगर डीप इकोलॉजी देखें तो वो नेचर को काफ़ी वैल्यू करती है और वो कहते हैं कि हम नेचर को एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते कि हमने डेवलपमेंट करनी है ह्यूमन बींग्स के लिए और उसके साथ हम थोड़ा बहुत नेचर को अगर प्रोटेक्ट कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा, जैसे रिफॉर्मिस्ट और शैलो इकोलॉजी बातें करती है। ये कहते नहीं, हमें अपने ह्यूमन बिहेवियर में चेंज लेकर आने होंगे। काफ़ी रेडिकल चेंजेस की ये डिमांड करती है ताकि हम नेचर के साथ हार्मनी से ले सकें। वहीं रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर में चेंज लेकर आने के लिए कोई खास बात नहीं करती है, इसलिए इन दोनों में फ़र्क पाया जाता है। और भी वर्ड देखते हैं जो ऑप्शंस में थे, जैसे सोशल इकोलॉजी भी था। अब सोशल इकोलॉजी भी रिफॉर्म लेकर आना चाहती है, सिमिलर टू रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी, लेकिन वो कुछ ब्रॉडर लेवल पर चेंजेस करना चाहती है, खास करके सोसाइटी लेवल पर चेंजेस करना चाहती है। वो सोशल इनजस्टिस के इश्यूज़ को, पावर इनइक्वालिटीज़ जैसे इशू को भी एड्रेस करना चाहती है। सिर्फ एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए जैसे रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी ज़्यादा फोकस करती है, सोशल इकोलॉजी इससे बढ़कर और चीज़ें, सोसाइटी के जो इशू है उसको भी सॉल्व करना चाहती है। साथ में लैंड एथिक का एक कॉन्सेप्ट है जिसको डेवलप किया गया था एल्डो लियोपोल्ड के द्वारा। उन्होंने कहा है लैंड के प्रति और उस लैंड पे रहने वाले जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, हमारी कुछ जिम्मेवारियां हैं, उसको हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ये रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी के साथ मेल खाती है, लेकिन ये लैंड और लिविंग बीइंग्स को कवर करती है, ओवरऑल नेचर या एनवायरनमेंट को कवर नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ रखा है स्टेट सॉवरेनिटी के बारे में स्टेटमेंट दे रखी है और आपने बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सी और डी स्टेटमेंट सही है। चलिए एक एक करके एक एक स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। पहली स्टेटमेंट में कहा था कि ग्लोबल कंसर्न के जो इशू होते हैं वो स्टेट की एक्सटर्नल सॉवरेनिटी को चैलेंज नहीं करते हैं। ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ग्लोबल कंसर्न के जो इश्यूज़ है, क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक या टेररिज्म जो है, वो चैलेंज करते हैं स्टेट की सॉवरेनिटी को। कैसे चैलेंज करते हैं, क्योंकि ये एक लेजिटिमेट कंसर्न बन जाता है हर स्टेट के लिए कि इसको सॉल्व करना चाहिए। जब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इंटरनेशनल कोऑपरेशन करनी पड़ेगी, कुछ एग्रीमेंट्स भी साइन करने पड़ेंगे और उस एग्रीमेंट्स में कही हुई बातें भी माननी पड़ेगी स्टेट को। और जब वो बातें मानेगी तो इसका मतलब है एक्सटर्नल सॉवरेनिटी जो है उस पर चैलेंज आ रहा है कि उसको कुछ लॉ को फॉलो करना पड़ रहा है जो इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं।
सच इशूज कैनॉट ब्रिंग मल्टीलेटरल प्रेशर ऑन डिसीजन मेकिंग ऑफ द स्टेट। ये सेकंड स्टेटमेंट थी, ये भी इनकरेक्ट है। तो मल्टीलेटरल प्रेशर बन सकता है। मल्टीलेटरल प्रेशर का मतलब है मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन जैसे होगी यूनाइटेड नेशन, वो प्रेशर डाल सकते हैं स्टेट पर कि इन सब चीज़ों पर काम करना चाहिए। अब कैसे प्रेशर डालते हैं? इकोनॉमिक सेक्शन से डाल सकते हैं, डिप्लोमेटिक सेंश्योर से डाल सकते हैं, मिलिट्री इंटरवेंशन भी इसमें की जा सकती है अगर वो ऐसे इश्यूज़ पर ध्यान नहीं देता है। ह्यूमन राइट्स मूवमेंट जो है वो स्टेट की इंटरनल सिक्योरिटी को इफेक्ट करती है, उसकी पॉलिसी को इफेक्ट करती है। यस, वो करती है, क्योंकि जो ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स होती है वो स्टेट के विद इन लोगों की पब्लिक ओपिनियन शेप करती है, गवर्नमेंट पे प्रेशराइज करती है गवर्नमेंट को, और पुलिस ब्रुटैलिटी को लेकर या डाइसेंट को सप्रेस कर रही है, यानी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। ये सारी चीज़ों को चलते हुए वो इंटरनल सिक्योरिटी जो होगी स्टेट की, उसको कहीं ना कहीं हिला कर रख सकती है, इफेक्ट कर सकती है। ह्यूमन राइट के इश्यूज जो है वो स्टेट के द्वारा डिप्लॉय भी किए जा सकते हैं एक दूसरी स्टेट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने के लिए। कई बार इसको यूज़ और मिसयूज़ किया जाता है ह्यूमन राइट्स के इशू को, कि फ़लाने फ़लाने देश में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, अगर वहाँ पर ऐसा ही चलता रहा तो हम इंटरवीन करेंगे, हम कुछ करेंगे। तो यस, वो करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रेशराइज करते हैं दूसरी गवर्नमेंट को कि आपके देश में ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होनी चाहिए। और ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन के नाते हुए कई बार मिसयूज़ किया गया है। आईआर का एक बड़ा टॉपिक है ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, वो भी आप पढ़ सकते हैं। सी और डी, इसलिए ये स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है गिल्ड सोशलिस्ट थ्योरी जो है वो क्या एडवोकेट करती है? इसका राइट आंसर है वो एडवोकेट करती है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का मतलब क्या होगा। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का मतलब ये हो गया कि जो इंडस्ट्रीज़ है वो वर्कर कंट्रोल करेंगे, डेमोक्रेटिकली रन करेंगे, कैपिटलिस्ट उसे नहीं चलाएंगे इंडस्ट्रीज़ को। क्यों ऐसा कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वर्कर का अगर डायरेक्ट कंट्रोल होगा इंडस्ट्रीज़ पर तो उनका डायरेक्ट कंट्रोल होगा लेबर पर, उस लेबर से मिलने वाले रिवॉर्ड से, फ्रूट्स पर भी होगा। क्योंकि मार्क्स की सरप्लस वैल्यू की थ्योरी यही कहती थी कि लेबर जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितनी मेहनत उसमें लगा रहे हैं, लेबर दे रहे हैं, उतनी वेजेस उन्हें मिल नहीं रही, तो बाकी का जो प्रॉफिट है, सरप्लस वैल्यू है उस लेबर की, वो कैपिटलिस्ट खाई जा रहा है, तो वो भी लेबर को मिलनी चाहिए। तो गिल्ड सोशलिज्म कहता है वो मिलेगी ही इसलिए जब इंडस्ट्री का कंट्रोल आप लेबर को दे दोगे। और भी स्टेटमेंट इसके साथ जुड़ी हुई है, जैसे टेरिटोरियल डेमोक्रेसी वहाँ पर दे रखा था। हालांकि वो गिल्ड सोशलिस्ट थ्योरी डायरेक्टली टेरिटोरियल डेमोक्रेसी को एड्रेस नहीं करती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल गवर्नेंस को लेकर तो वो फोकस कर सकती है, लेकिन टेरिटोरियल गवर्नेंस को लेकर उसका कोई खास ध्यान नहीं है। कम्युनिटी ऑफ फीलिंग बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये भी एक ऑप्शन में आपको दिया गया था, लेकिन ये सेंट्रल थीम नहीं है गिल्ड सोशलिज्म का। वो मानते हैं वर्कर का कुछ शेयर्ड इंटरेस्ट हो सकता है किसी इंडस्ट्री को लेकर, बट ये उनके लिए मेन मुद्दा नहीं है। प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल फ्रॉम टिरनी, ये भी ऑप्शन में दे रखा था। तो गिल्ड जो सोशलिज्म है वो वर्कर्स को लेकर तो ध्यान दे रहा है, जनरली इंडिविजुअल को टिरनी से बचाना है, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। तो इसलिए ये भी एक सेंट्रल थीम नहीं है गिल्ड सोशलिज्म की थ्योरी का। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है जस्टिस एज रेक्विटल रेफर्स किया जाता है किसको? उसका आपने राइट आंसर बताना था। इसका राइट आंसर है फेयर एक्सचेंज को किया जाता है। अब रेक्विटल जस्टिस क्या होती है? अगर आपने कुछ किया है तो उसके बदले में आपको मिलना भी चाहिए, रीपे करना किसी को। तो फेयर एंड जस्ट एक्सचेंज होगा तभी जाकर ये जस्टिस जो है इंश्योर कर पाएगी। आपने कोई काम किया है, जॉब की है, और उसके वजह से आपको वेजेस मिलनी चाहिए, तो ये जो आपको वापस पैसे मिलेंगे, रीपे हो गए आपको, ये फेयर एंड जस्ट होने चाहिए। जितना काम किया था, जितने पैसा डिसाइड हुआ था, उतना अगर आपको मिलता है तो ठीक है, अगर उससे कम दिया जा रहा है तो गलत किया जा रहा है, फिर जस्टिस नहीं होगी। ये है जस्टिस एज रिक्विटल। अगले क्वेश्चन में पूछ रखा है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? इसका राइट आंसर है एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बिकम अनइक्वल। अब आप कहोगे कोई अनइक्वल क्यों बनना चाहेगा? ये क्या हो गया? ये इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब तो यही हो गया कि सबको सेम चांसेस मिलने चाहिए, सेम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, काबिलियत के हिसाब से, उनकी बैकग्राउंड, सोशल स्टेटस और अदर फैक्टर्स नहीं आने चाहिए। वो अमीर गरीब है, वो किस कास्ट से, किस धर्म से, ये वाले फैक्टर नहीं आने चाहिए। उस जॉब के लिए, उस अपॉर्चुनिटी, उस अफसर के लिए जो टैलेंट चाहिए, जो कैपेबिलिटी चाहिए, अगर कोई वो फुलफिल कर रहा है तो उसको मौका मिलना चाहिए। अब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कभी भी गारंटी नहीं करता कि इसके इक्वल आउटकम आएंगे, क्योंकि अगर किसी को जॉब के अवसर मिल रहे हैं तो वो जॉब ले लेता है, तो वो अनइक्वल बन गया ना बाकियों से, क्योंकि उसको अब पैसे मिलेंगे, उसका रुतबा बढ़ेगा, सोशल स्टेटस भी बढ़ेगा, ठीक है, उसकी वेल्थ भी बढ़ेगी, तो वो अनइक्वल हो जाएगा। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कभी भी नहीं कहते कि
अनइक्वल नहीं होना चाहिए या सोसाइटी में इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। उसने अपने टैलेंट पे, मेरिट के बेसिस पे जो जो कंडीशन फुलफिल करते हुए किसी एग्ज़ाम को पार कर लिया या कोई सिलेक्शन उसकी हो गई तो वो अनइक्वल हो जाता है बाकियों के मुकाबले, तो हो जाए, वो सही है, वो जस्टिस में ही आता है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का सिद्धांत यही कहता है। एक इक्वल आउटकम का भी सिद्धांत होता है, वो भी आप पढ़ लेना है जब इक्वालिटी के आइडिया को पढ़ोगे। लीगल इक्वालिटी के बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, 5 स्टेटमेंट दे रखी है, इसलिए पेपर थोड़ा लेंथी था ये, और आपने बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। इसका राइट आंसर है ए और सी स्टेटमेंट ही सही है, बाकी सही नहीं है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आता है लीगल इक्वालिटी गारंटी नहीं करता कि इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट दिया जाएगा बाय द लॉ। ये सही स्टेटमेंट है। ये इसलिए सही स्टेटमेंट है क्योंकि जब लीगल इक्वालिटी की बात की जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट ही किया जाएगा जितने लोग हैं। हो सकता है सोसाइटी के कुछ वल्नरेबल सेक्शन को, जैसे एज को लेकर कोई ओल्ड एज वाले हो गए, डिसेबिलिटी को लेकर हो गए या जेंडर को लेकर हो गए, तो यहाँ पर आकर कुछ स्पेसिफिक प्रोटेक्शन दी जा सकती है लॉ के द्वारा, तो इक्वल ट्रीटमेंट ही मिलेगा ये नहीं कह सकते। लीगल इक्वालिटी कॉन्ट्राडिक्ट करती है रूल ऑफ लॉ को, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है क्योंकि रूल ऑफ लॉ इंश्योर करने के लिए तो लीगल इक्वालिटी का कंसेप्ट लेकर आया जाता है। लीगल इक्वालिटी जो है एक सिविल सोसाइटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका एक फीचर है। यस, सिविल सोसाइटी चलेगी ही तभी जब इंडिविजुअल के राइट, उसकी इक्वालिटी, उसकी सोशल जस्टिस को प्रोटेक्ट किया जाएगा। उसको प्रोटेक्ट ही लीगल इक्वालिटी से किया जा सकता है। डी में दे रखा है लीगल इक्वालिटी स्पेशल प्रिविलेज को अबॉलिश नहीं करती है, तो फिर इक्वालिटी लीगल लेवल पर कैसे मिलेगी? स्पेशल प्रिविलेज का मतलब ये हो गया कि आप किसी खास धर्म से बिलोंग करते हो, किसी खास जात से बिलोंग करते हो या किसी खास घराने से बिलोंग करते हो, तो आपको डिफरेंट ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा इन सब के बेसिस पे। तो यहाँ पर स्पेशल प्रिविलेज लीगल इक्वालिटी कभी भी नहीं देता है। लॉ की नज़रों में सब जो है ऐसे केस में बराबर ही होते हैं। कहते लीगल इक्वालिटी एक बेसिस नहीं हो सकता जब कॉन्ट्रैक्ट बेस रिलेशन इस्टेब्लिश किया जाता है। ये गलत है। कॉन्ट्रैक्ट जब साइन होता है दो इंडिविजुअल में तो यही सोच कर किया जाता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को लीगली जो है प्रोटेक्ट किया जाएगा, तो ये ई स्टेटमेंट इस हिसाब से गलत हो जाती है और ए और सी दोनों ही ट्रू हो जाती है। अब आपसे दो लिस्ट दे रखी है, एक में पॉलिटिकल थिंकर है, एक में उनकी बुक्स के नाम है और आपने बताना है इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर वैसे ऑप्शन नंबर 3 बनता है। एक एक करके हम सभी देख लेते हैं। मैरी वोllstonecraft की बुक का नाम है ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन। केट मिलेट की बुक का नाम है सेक्सुअल पॉलिटिक्स। जर्मन ग्रेर की बुक का नाम है फीमेल यूनिक और जुडिथ बटलर की बुक का नाम है जेंडर ट्रबल। ये फेमिनिस्ट राइटर है, इनके बुक्स के नाम आपको पता होना चाहिए, पूछते रहते हैं आपको। अब आपसे ये पूछ रखा है इनमें से कौन सा यूटिलिटेरियनिज्म का प्रिंसिपल नहीं है। इसका राइट आंसर है स्टेट इज ए नेचुरल नेसेसिटी। ये यूटिलिटेरियनिज्म का प्रिंसिपल नहीं है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं गवर्नमेंट इज ए नेसेसरी इवल, यूटिलिटेरियनिज्म का प्रिंसिपल नहीं है। आंसर राइट ये होना चाहिए, लेकिन मैं कहूँगा वो गलत कह रहे हैं। स्टेट इज ए नेचुरल नेसेसिटी, ये यूटिलिटेरियनिज्म का प्रिंसिपल नहीं है, क्योंकि यूटिलिटेरियनिज्म का प्रिंसिपल ये मानता है कि गवर्नमेंट नेसेसरी इवल है। यस, वो नेसेसरी इवल की तरह देखता है गवर्नमेंट को, बाकी और थ्योरीज की तरह। अब स्टेट को नेचुरल नेसेसिटी नहीं मान सकता वो। क्यों नहीं मान सकता वो? क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली स्टेट नेचुरली नहीं बनी है। स्टेट तो बनी है ह्यूमन कोऑपरेशन के द्वारा, एक सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। ये यूटिलिटेरियनिज्म कहता है। ना ये डिवाइन राइट थ्योरी में मानता है कि स्टेट जो है डिवाइनली ऑर्डर्न है, ना ये अरिस्टोटल की जो ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट है कि नेचुरली स्टेट जो है इवॉल्व हुई है, ना ही यूटिलिटेरियनिज्म उसमें मानता है। ये तो ह्यूमन कोऑपरेशन और सोशल ऑर्डर से बन रखी एक स्टेट है, एक इंस्टीट्यूशन है जिसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ें चलती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रखा है पॉपुलर डेमोक्रेसी को लेकर 2 स्टेटमेंट दे रखी है और आपने बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट है। इसका राइट आंसर है दोनों ही फॉल्स दे रखी है। पहली क्यों फॉल्स है? क्योंकि पॉपुलर डेमोक्रेसी जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की फॉर्म नहीं है, वो तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की फॉर्म है, इसलिए पहली फॉल्स हो जाती है। दूसरी चीज़ है कि पॉपुलर डेमोक्रेसी फैक्शनल और सेक्शनल डिविजन्स को सोसाइटी में जो होती है उसको पहले ही लेकर चलता है। ये भी गलत है, वो इसकी बात करता ही नहीं है। तो पॉपुलर डेमोक्रेसी जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की फॉर्म है। रेफरेंडम होंगे, कुछ और इनिशिएटिव हो गए या मीटिंग्स कर ली असेंबली में,
पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंश्योर की लोगों के डायरेक्टली, ये पॉपुलर डेमोक्रेसी में आती है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में आप तो कोई रिप्रेजेंटेटिव चुनते हो। तो ये फैक्शनल और सेक्शनल डिवीज़न कोई बात नहीं करता है, उसको पता है सोसाइटी में या सिटीज़न में डिफरेंसेस पाए जाते हैं, लेकिन कॉमन गुड को हमने अचीव करना है, पॉपुलर डेमोक्रेसी ये मानती है, और हम अचीव भी कर सकते हैं ये भी विश्वास करती है। ये नहीं है कि फैक्शनल और सेक्शनल डिवीज़न पाए जाएंगे, उसके बेसिस पे हम डिसीजन ही नहीं ले सकेंगे, किसी सहमति पे नहीं पहुंच सकेंगे। तो ये पॉपुलर डेमोक्रेसी ऐसी चीज़ों पर नहीं फोकस करती है। अगले क्वेश्चन में पूछा है थॉमस हॉब्स सॉवरेनिटी को कैसे डिफाइन करते हैं। इसका राइट आंसर है मोनोपोली ऑफ करेसिव पावर ऑफ सिंगल रूलर। इसको समझते हैं एक एक करके। हॉब्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जा सकते हैं। हॉब्स एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट है। वो कहते हैं स्टेट बनने से पहले ह्यूमन जो थे वो स्टेट ऑफ नेचर में रहते थे, जहाँ क्योंकि कोई लॉ एंड ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता है, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल जैसी सिचुएशन होती है, सब एक दूसरे को मार ताड़ कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं जब स्टेट बनेगी, जब सॉवरेन बनेगा, तो उसके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सके, और उसकी पावर एब्सोल्यूट होगी और इनडिवाइजेबल होगी। इनडिवाइजेबल का मतलब समझते हो, डिवाइड ही नहीं हो सकती। तो इसलिए कहते हैं सिंगल सॉवरेन होगा, ताकि उसकी पावर डिवाइड ना हो। अगर डिफरेंट पार्टीज हमने दे दी या सॉवरेन की पावर ही डिवाइड कर दी डिफरेंट पार्टीज में, तो वो नहीं कंट्रोल कर पाएगा, लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन कर पाएगा, और फिर से स्टेट ऑफ नेचर में चले जाएंगे ह्यूमन बीइंग। इसलिए उसकी ड्यूटी जो है लोगों को प्रोटेक्ट करने की है, और ये जो ड्यूटी सॉवरेन की मिल रखी है, ये कॉन्सेंट से नहीं आई है, लोगों की सहमति से नहीं आई है। ये इसलिए आई है क्योंकि सॉवरेन ने ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी बनाई रखनी है, बस यहाँ से निकल कर आई है। तो उनके कॉन्सेंट से या उनकी सहमति से नहीं निकल कर आई है, इसलिए उसकी अथॉरिटी को चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। हॉब्स ने इस तरह की फिलॉसफिकल जस्टिफिकेशन दी है, जो लॉक से थोड़ी अलग है, जो लॉक को भी आपको पता होना चाहिए कि लॉक क्या कहते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है ग्रीन आइडियोलॉजी का इनमें से कौन सा सेंट्रल थीम नहीं है। हॉलिज्म पर वो फोकस करती है, इकोलॉजी पे भी करती है, सस्टेनेबिलिटी पे भी करती है, लेकिन फ्रॉम बीइंग टू हैविंग पे नहीं करती है। क्योंकि ब्रिंग टू हैविंग जो है एरिक फॉर्म का एक आइडिया है, जो बेसिकली मॉडर्न एग्जिस्टेंशियल ह्यूमनिस्ट थ्योरी को क्रिटिसाइज कर रहा है। बीइंग टू हैविंग थ्योरी अब क्या कहती है? बीइंग टू हैविंग थ्योरी ये कहती है कि सिर्फ अपने प्लेजर पर, अपनी सेल्फ केयर पर, अपनी ज़रूरतों पर ध्यान रखना से पलट कर आप हैविंग स्टेट में चले जा चुके हैं ह्यूमंस। आप सिर्फ मटेरियल चीज़ें एक्वायर करना चाहते हैं। आपको नहीं पढ़ी है अपने एग्जिस्टेंस के बारे में, जिससे ज़्यादा आपको ये पढ़ा है कि कितनी मटेरियल वेल्थ आप एक्वायर कर सकते हो, कितने मटेरियल पोजेशन आप एक्वायर कर सकते हो। फ्रॉम बीइंग टू हैविंग की स्टेट में इंडिविजुअल जो पहुंच गए हैं कंज्यूमरिज्म के टाइम पे, जिसमें मटेरियलिस्टिक वैल्यूज़ पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। लेकिन हैविंग की जो ये फिलॉसफी है, ये कभी भी ग्रीन आइडियोलॉजी में नहीं फिट हो सकती, क्योंकि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और ये जो अंधाधुंध मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागा जा रहा है उसको बदलना चाहती हैं। उम्मीद करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी जो कि 2023 में टफ आया था, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। मैंने कॉन्सेप्ट शॉर्ट टाइम में जल्दी क्विकली रिवाइज कराने की कोशिश की है कि क्या किए जा रहे हैं, कैसे स्टेटमेंट रीड कर रहे हो, उस स्टेटमेंट को कैसे देखना है, या और अदर ऑप्शंस उसके साथ जो दे रखी होती है जो इनकरेक्ट होती है उसको भी पढ़ने की ज़रूरत हमें पड़ती है, उसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आपने इस तरह से ही PYQ सॉल्व करने हैं। इन केस आप इंटरेस्टेड है, आप मेरा ऑनलाइन कोर्स जो है CUET PG पोलिटिकल साइंस का, उसमें एनरोल भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इजाज़त लेते हैं, अगली वीडियो में आपको मिलेंगे।